हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत प्यार से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज का इस वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप गवर्नमेंट का एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप तुम सेमेस्टर या तुम ईयरली एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर टू का जितने भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट मींस 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं और उसके साथ साथ उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा वो भी हम देखने वाले हैं। तो चैप्टर 2 में क्या है? चैप्टर 2 में हमारा है ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसका जितने भी सारे वीडियो लेक्चर है दैट मींस थ्योरी क्लास हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। अभी तक तुमने नहीं देखा हो तो जाके देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाला है एमसीक्यू को। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के फर्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू में क्या पूछा है? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया Which division of ANS is responsible for fight and flight response? तो ऑप्शंस क्या दिया है? ऑप्शन ए में दिया है पैरासिम्पैथेटिक, ऑप्शन बी में दिया है सिंपैथेटिक, ऑप्शन सी में दिया है सोमैटिक और ऑप्शन डी में दिया है एंटेरिक। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? तो चलो क्वेश्चंस को क्या पूछा है वो देखते हैं। क्वेश्चंस में पूछा गया व्हिच डिवीजन ऑफ एएनएस, दैट मींस सबसे पहले तो चीज है कि एएनएस के बारे में पूछा। तो ईएनएस का कितना पार्ट है हमें पता है। ईएनएस का 2 पार्ट है। एक तो आता है हमारे सिंपैथेटिक, क्या आता है सिंपैथेटिक, और दूसरा आता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक। तो जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो क्या होता है? हमारी इमरजेंसी कंडीशंस होता है। क्या होता है? हमारी इमरजेंसी। और इमरजेंसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन बोलते हैं। तो देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक कहाँ पे, सिंपैथेटिक कहाँ पे ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है पैरासिम्पैथेटिक, दैट मींस ये नहीं होगा। ये क्या होता है? हमारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशंस होता है। क्या होता है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन होता है या नॉर्मल कंडीशन होता है। सॉरी। चलो उसके बाद हम देखते हैं क्या है सिंपैथेटिक। तो ओके, हाँ सिंपैथेटिक हो जाएगा। और सिंपैथेटिक को हम क्या बोलते हैं? फाइट एंड फ्लाइट एंड इमरजेंसी कंडीशन बोलते हैं। उसके बाद सोमैटिक, नहीं सोमैटिक को हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री बोलते हैं। ठीक है, सॉरी वॉलेंट्री बोलते हैं, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद एंटेरिक, और एंटेरिक का कोई हमारा ये होता ही नहीं है, नर्वस सिस्टम होता ही नहीं। तो ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। तो चलो ऑप्शन बी क्या है? हमारी राइट आंसर है। तो चलो सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम को जानते हैं। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम होता है जो क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कराने में मदद करता है। पता है? तो किस तरह से करते हैं? मान के चलो यहाँ से चोट लगा तो यहाँ से सिग्नल सेंसरी नर्व्स के थ्रू क्या जाए? ब्रेन जाएगा। किसके थ्रू? सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू। फिर ब्रेन क्या करेगा? यहाँ पे पेन जनरेट करेगा। किसका? हमारे मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। तो जो हमारे नर्वस सिस्टम होता है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक तो हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा आता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। दैट मींस हमारा जो सेंट्रल, दैट मींस मेन पार्ट, जो क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने में मदद करता है। और इसीलिए क्या बोलते हैं? हमारा मास्टर कंट्रोल यूनिट। और किसको बोलते हैं? ये हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बोलते हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? वो नर्वस सिस्टम जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या था? सिग्नल आता है, उस सिग्नल को पूरी बॉडी में ट्रांसमिट करने की मदद करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? बॉडी लिंक टू आउटर ऑल। दैट मींस ब्रेन जो सिग्नल भेजता है वो क्या करता है? पूरी आउटर ऑल में, दैट मींस पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन कराने का काम करता है। कौन? हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और जिसे हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? पीएनएस। तो चलो सबसे पहले देखते हैं ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये भी बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक तो आता है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा आता है हमारी सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री। दैट मींस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे मेरा हार्ट चल रहा है तो हार्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसे हम बोल सकते हैं कि अरे हार्ट आज मेरा बहुत काम है तो आज मत धर को, ऐसे बोल सकते हैं। अगर नहीं धर के तो हम कल दूसरी जगह मिलेंगे, तो ये कभी भी नहीं होता। उसके बाद सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दैट मींस हमारी इसमें क्या था? वॉलेंट्री। दैट मींस जिसको हम वॉलेंट कर सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं आप लोगों से, पढ़ा रहे हैं, तो क्या ये भी एक टाइप का क्या है? कम्युनिकेशन से वॉलेंट्री मसल्स के थ्रू कर। अगर मेरा मन है तो बात करेंगे, नहीं मन है तो नहीं करेंगे। उसके बाद मेरा हाथ इधर उधर चल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ये भी किसके अंदर आता है? ये हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। और यहाँ पे बेसिकली क्या था? हमारे स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो जो हमारा क्या पूछा गया, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का कौन सा डिवीजन? तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम 2 पार्ट होता है। एक होता है हमारा सिंपैथेटिक और दूसरा आता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक। और जो सिंपैथेटिक होता है वही क्या होता है? हमारे फाइट एंड फ्लाइट और इमरजेंसी कंडीशंस होता है। तो हमारा ऑप्शन यही था। और दूसरा था पैरासिम्पैथेटिक, ये हमारी बॉडी कूल एंड रेस्ट कंडीशन था। तो आई होप तुम्हें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पूरा क्लासिफिकेशन पता चल गया होगा। चलो उसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया? स्टिमुलेशंस ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम विल बी कॉज। ठीक है, तो चलो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस ए में दिया है ब्रोंकियोडाइलेशन, ऑप्शंस बी में दिया है तुम्हारा ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन, ऑप्शन सी में दिया है नो इफेक्ट ऑन एयरवे,
और ऑप्शन डी में दिया है कैन नॉट बी प्रिडिक्ट। तो चलो यहाँ पे पूछा क्या गया, यहाँ पे पूछा गया स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम। यहाँ पे पूछा गया अगर सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा अगर स्टिमुलेट होगा तो हमारा ब्रोंकियोल में क्या इफेक्ट्स हो करेगा। तो हमेशा याद रखना अगर हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारा ब्रोंकियल को क्या करता है, ये डायलेशन करता है। क्या करता है, हमारा ब्रोंकियल को डायलेशन करता है। तो चलो देखते हैं कहाँ पे डायलेशन है। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही है डायलेशन, दैट मींस फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो चलो सेकंड में क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन। और कॉन्स्ट्रिक्शन किसके साथ होता है, हमारे सिंपैथेटिक के साथ नहीं होता, ये हमारा क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक के साथ होता है। तो ये हमारे आंसर गलत हो जाएगा। वो सब नो इफेक्ट ऑन, नहीं इफेक्ट तो पड़ता है, ये भी नहीं होगा। कैन नॉट बी प्रिडिक्ट, नहीं हम प्रिडिक्ट तो कर सकते। तो दैट मींस ये तीन ऑप्शन गलत होगा और ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो चलो देखते हैं, ये ऑप्शन हमारा राइट है। तो चलो उसके बाद हम देख लेते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों के अंदर डिफरेंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। और ये अगर तुम्हारा क्लियर हो जाता है तो बाकी का जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो देखो अगर हार्ट की बात करें, ठीक है, देखो एक चीज हमेशा याद रखो जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों डिफरेंस क्या है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे नॉर्मल कंडीशन में होता है, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक इमरजेंसी कंडीशन। मान के चलो फॉर एग्जांपल, मान के चलो मैं यहाँ पे तुम लोगों को क्या करो, पढ़ा रहा हूँ। तो पढ़ाने के टाइम में नॉर्मल कंडीशन तुम लोगों को बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या है, हमारी नॉर्मल कंडीशन। और यहीं पे क्या हो गया, मेरे गेट से क्या आ गया, एक टाइगर आ गया। तो हम क्या करेंगे, उस टाइम इधर उधर उधर भागेंगे, ठीक है। तो जो हम बैठे थे नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है, वो क्या था, हमारी पैरासिम्पैथेटिक था। और जब टाइगर आ गया फिर हम क्या करें, वहां से इधर उधर भाग रहे, और उसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, उसी कंडीशंस को हम बोलते हैं सिंपैथेटिक, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल कंडीशन जो था, और जब टाइगर आ गया इधर उधर भाग रहे, दैट मींस इमरजेंसी कंडीशन, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सिंपैथेटिक। देखो पैरासिम्पैथेटिक दैट मींस नॉर्मल कंडीशन, पैरासिम्पैथेटिक हमेशा याद रखना नॉर्मल कंडीशन, और सिंपैथेटिक दैट मींस हमारा इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, हमारा हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम रहता है। लेकिन वहीं पे अगर देखिए हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, टाइगर आएगा तो इधर उधर भागेंगे, तो क्या होगा, हार्ट रेट और जितने भी सारे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद स्केलेटल मसल, यहाँ पे क्या होता है, हमारी जब नॉर्मल रहते हैं तब कॉन्ट्रैक्शन होता है, इधर उधर चलते हैं, और ये क्या हो जाता है, हमारा रिलैक्सेशन हो जाता है। आई में क्या होता है, पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, छोटा होता है। और इसमें क्या, पीपल डायलेट, जब टाइगर देखते हैं क्या आंख बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, तो आंख देख के डायलेट बड़ा हो जाता है, दैट मींस इसी को हम बोलते हैं डायलेशन। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, माइड्रियासिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, माइड्रियासिस बोलते हैं। उसके बाद लंग्स, इसमें क्या हो जाता है, लंग्स हमारा क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, लंग्स रिलैक्सेशन हो जाता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियो डायलेशन। क्या बोलते हैं इसे, ब्रोंकियो डायलेशन। और यही क्वेश्चंस में पूछा गया था, ठीक है। चलो उसके बाद एक सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पे क्या होगा, सलाइवा प्रोडक्शन बढ़ेगा, या यहाँ पे क्या होगा, सलाइवा प्रोडक्शन हमारा घटेगा। किडनी में क्या होगा, यूरिनेशन क्या होगा, बढ़ेगा, और यहाँ पे यूरिनेशन घटेगा। और स्टमक में क्या होगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ेगा, और यहाँ पे घटेगा। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पे बस क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा। क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, और जितने भी प्रोडक्शन होगा वो सब घटेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बस क्या होगा, हार्ट रेट क्या होगा, घटेगा, लेकिन जितने भी सारे प्रोडक्शन है वो क्या होगा, बढ़ेगा। बस उल्टा, ये याद रखना, हार्ट रेट घटेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसका उल्टा क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा और प्रोडक्शन घटेगा, ठीक है। तो चलो उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया एसिटाइल कोलिन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम, दैट मींस एसिटाइल जो कोलिन होता है उसको हाइड्रोलाइज कौन कराता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है तुम्हारा एसिटाइलेज, बी में दिया है तुम्हारा कोलिनेज, ऑप्शन सी में दिया है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, और ऑप्शन डी में दिया है ट्रांसफरेज। तो आंसर क्या होगा, चलो देखते हैं क्या पूछा गया। एसिटाइल कोलिन जो हमारा ACH क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसका हाइड्रोलाइज दैट मींस बॉडी से बाहर कौन करता है। तो इसको बेसिकली याद रखना, एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज करता है हमारी एसिटाइल, कौन करता है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। कौन सा करता है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम करता है। तो चलो देखते हैं कहां पे है। ऑप्शन ए में नहीं है, एसिटेट पे टूटता है ना कि इसको करता है, ठीक है। उसका कोलिनेज में टूटता है ना कि ये एंजाइम काम करता है, ठीक है। उसके बाद एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, हाँ ये हमारा जो सी है वो हमारा राइट आंसर है, और ट्रांसफरेज ए भी नहीं है, तो ऑप्शन सी है हमारा राइट आंसर। तो चलो देखते हैं किस तरह से ये हमारी बॉडी में एसिटाइल कोलिन का मात्रा को घटाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब हमारा माइटोकॉन्ड्रिया से क्या रिलीज होता है, एसिटाइल कोआ रिलीज होता है। क्या होता है, एसिटाइल कोआ। हमारे जो नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स होता है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, कोलिन। फिर दोनों मिलके क्या बनता है, हमारी एसिटाइल कोलिन बनता है। किसकी प्रेजेंस में बनता है, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेंस की प्रेजेंस में बनता है। फिर क्या बने, ये बनेगा, फिर ये कहां पे जाएगा, हमारी वेसिकल्स में जाएगा। वेसिकल्स में जाने के बाद क्या था, ये हमारा न्यूरॉन्स था, और न्यूरॉन का कौन सा पार्ट था, ये हमारे प्री साइनेप्टिक था।
फिर वो क्या पे आ जाएगा, हमारी साइनेप्टिक क्लेप में आ जाएगा। दैट मींस रिलीज होगा। यहाँ पे जब स्टिमुलेशन होगा तब ये जो हमारा एसिटाइलकोलिन होगा वो रिलीज होगा। रिलीज होने के बाद क्या यहाँ पे आएगा, हमारी साइनेप्टिक क्लिप। ये क्या था, प्री साइनेप्टिक, और ये क्या था, जो हमारे बीच का पार्ट है उसे हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लिप। फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, हमारे रिसेप्टर में आके बाइंड करेगा। ठीक है, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, रिसेप्टर में आके बाइंड करेगा। तो मान के चलो एसिटाइलकोलिन का मात्रा यहीं पे अगर बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है, यहाँ पे रहेगा तो मसल को क्या कॉन्ट्रैक्शन करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो क्या करता है, इसको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, और जो बाहर निकालते हैं वो कौन निकालते हैं, हमारी एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम। फिर क्या करता है, कोलिन और एसीटेट में क्या करता है, टूट देता है, और एसीटेट जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है, और जो हमारा कोलिन होता है वो क्या जाता है, हमारे वेसिकल में रीस्टोर हो जाता है। तो यहाँ से बेसिकली बोलोगे कि सर यहाँ से क्यों जाएगा, यहाँ से बाहर क्यों करेंगे इसको। देखो मान के चलो क्या है, हम कोई एक काम कर रहे हैं, तो एक काम हम मान के चलो तुम लोग को मैं पढ़ा सकता हूँ कितना, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मैं चिल्ला सकता हूँ। अगर हमें बोला गया कि तुम एक काम करो, तुम 12 घंटा चिल्लाओ, 12 घंटा पढ़ाओ, तो हम पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते। तो क्या हो सकता है, मान के चलो एसिटाइलकोलिन यहाँ पे काम कर रहा है, तो बहुत ज्यादा काम कर रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा, एक टाइम आके वो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो मसल होगा वो क्या हो जाएगा, थक जाएगा, तब कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या करता है, इसे फिर क्या करता है, कुछ टाइम बाद, रिलीज होने के कुछ टाइम बाद फिर क्या करता है, इसको वेसिकल में लेके चला जाता है। कौन लेके जाता है, हमारे एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम। तो मिल गया तुम्हें आंसर। चलो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर पूछा गया, मस्करनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर आर सीन ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट याद रखना। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, मस्करनिक रिसेप्टर हमें कहाँ मिलता है, एक्सेप्ट। तो ऑप्शन ए, ठीक है, सीएनएस, ऑप्शन बी ग्लैंड, ऑप्शन सी स्टोमक, और ऑप्शन डी न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। तो बताओ क्या होगा। तो चलो देखते हैं। मस्करनिक दैट मींस एम रिसेप्टर कोलिनर्जिक रिसेप्टर और सीएन दैट मींस कहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा है, दैट मींस कहाँ देखने को नहीं मिलता, दैट मींस कहाँ देखने को नहीं मिलता। तो एक तो होगा एक तो है क्या है, सीएनएस में देखने को मिलता है, रिसेप्टर में M1 M2 M3 M3 M5 में भी मिलता है। तो सीएनएस तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिलता है। उसके बाद ग्लैंड में मिलता है, क्योंकि हमने क्या बोला था, M1 M2 और M3। M1 में मैंने क्या बोला था, खाओ दिल लगाओ, ठीक है, खाओ, सबसे पहले क्या खाओ, दैट मींस स्टोमक, ठीक है। उसके बाद दिल लगाओ, दैट मींस हमने क्या बोला था, हार्ट। फिर बाकी काम करो, दैट मींस जितने भी सारे ऑर्गन्स होगा। तो M3 में क्या होगा, ऑर्गन्स, तो ये भी होगा, ग्लैंड्स में होगा। उसके बाद स्टमक में तो M1 में प्रेजेंट होगा, दैट मींस ए भी होगा, ए भी होगा, ए भी होगा। और ये क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस क्या होगा, हमारी मस्करनिक रिसेप्टर में ये प्रेजेंट नहीं होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी निकोटिनिक रिसेप्टर में प्रेजेंट होता है। और ये निकोटिनिक रिसेप्टर वो भी 2 टाइप का होता है, एक तो होता है NN और एक होता है NM। जो NM होता है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में प्रेजेंट होता है, और जो NN होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारे गैंग्लिया में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। देखो ऑप्शन डी क्या है, हमारा राइट आंसर। चलो इसको देखते हैं। देखो जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें कोलिनर्जिक ड्रग्स को जानना है। तो चलो देखते हैं। ये जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर होता है ये हमारा 2 टाइप का होता है। एक तो होता है हमारा निकोटिनिक रिसेप्टर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं N बोलते हैं, और दूसरा आता है हमारी मस्करनिक रिसेप्टर जिसे हम बोलते हैं M। तो जो निकोटिनिक दैट मींस NN का प्रेजेंट गैंग्लिया और एड्रिनल मेडुला। और हमें क्वेश्चंस में क्या पूछा था, हमारे का NM का प्रेजेंट होता है, दैट मींस कहां प्रेजेंट होता है, दैट मींस देखो ये क्या है, निकोटिनिक में प्रेजेंट है, दैट मींस न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में। हमें पूछा गया था मस्करनिक में कौन सा देखने को नहीं मिलता। तो मस्करनिक में कितने रिसेप्टर थे, M2 M1 M2 और M3। M1 का प्रेजेंट होता है स्टमक और इंटेस्टाइन, और M2 हार्ट में, और M3 ब्रोंकियल, GIT, ब्लैडर, ग्लैंड और आई। तो ग्लैंड में ही मिलता है, ठीक है। चलो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया एंड द एग्जांपल ऑफ कोलिनोमाइमेटिक अल्कोलॉइड, ठीक है, कोलिनोमाइमेटिक अल्कोलॉइड कौन सा होता है। एक तो आ गया तुम्हारा A पिलोकार्बिन, B फाइसोस्टिग्मिन, C पाइरोस्टिग्मिन और D पैराथियोन। तो कौन सा होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, एक तो क्वेश्चन पूछा गया कोलिनोमाइमेटिक, दैट मींस क्या पूछा गया, कोलिनर्जिक ड्रग्स, क्या पूछा गया, कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पूछा गया। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे ऑप्शंस है वो अल्कोलॉइड होना चाहिए, दैट मींस क्या होना चाहिए, वो अल्कोलॉइड क्या है, नेचुरल है। ये क्या होना चाहिए, हमारी नेचुरल होना चाहिए। तो चलो जो हमारा हम जानते हैं जो हमारे कोलिनर्जिक ड्रग्स होता है वो जो नेचुरल होता है वो कौन सा होता है, हमारे पिलोकार्पिन होता है, ठीक है, मस्करिन होता है, ठीक है, और एराकोलिन होता है। तो चलो देखते हैं पिलोकार्पिन कहाँ पे प्रेजेंट है, या मस्करिन या एराकोलिन। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, हमारा पिलोकार्पिन। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा राइट आंसर। जो क्या होता है, पिलोकार्पिन होता है वो कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स होता है, वो नेचुरल होता है, दैट मींस ये हमारी अल्कलॉइड के अंदर है। और फाइसोस्टिग्मिन पाइरोस्टिग्मिन ये क्या होता है, हमारी जो फाइसोस्टिग्मिन होता है वो क्या होता है, हमारी लिपिड सॉल्युबल होता है, तो ये भी नहीं होगा। पाइरोस्टिग्मिन ये हमारा वाटर सॉल्युबल होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी सिंथेटिक है, ये भी सिंथेटिक है। और पैराथियन ये भी सिंथेटिक है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा।
तो चलो कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में हम पूरा देख लेते हैं, एक बार में हम पूरा इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो देखो जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होता है वो बेसिकली दो टाइप, एक तो डायरेक्ट और दूसरा आता है हमारा इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट आता है दो बेसिकली दो टाइप का आता है, एक कोलिनिस्टर और दूसरा आता है अल्कोलॉइड। तो कोलिनिस्टर्स को याद रखना है, मी दैट मींस मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ए बी सी पढ़ रहा हूँ। तो ठीक है, मी से आ गया हमारा मीथाकोलिन, ए से आ गया हमारा एसिटाइल कोलिन, बी से आ गया हमारा बीथाकॉल और सी से आ गया हमारा कार्बाकॉल। तो इस तरह से याद कर सकते हो। और अल्कोलॉइड, अल्कोलॉइड से याद कर सकते हो माप, एम ए पी माप याद कर सकते हो। तो माप एम से हो गया हमारा मस्काइन, ए से आ गया हमारा एरेकोलिन और पी से आ गया हमारा पिलोकार्पिन जो कि हमारा कोसिन्स था। ठीक है, चलो उसके बाद आता है तुम्हारा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बेसिकली दो टाइप, एक रिवर्सिबल और दूसरा आता है हमारा इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है लिपिड सॉल्युबल, एक होता है हमारा वाटर सॉल्युबल। जो लिपिड सॉल्युबल उसको किस तरह से याद रखो, उसके लिए मान के चलो एक लड़की था जिसका नाम था रीवा। तो रीवा मान के चलो बहुत कुछ गलती कर दिया, तो गांव के लोग क्या बोलते हैं, फांसी टांग दो रीवा के गले में। ठीक है, तो फांसी से हो गया फाइसोस्टिगमिन, टांग से हो गया टेकरिंग, दो से हो गया डोनिपिजोल, रीवा से रिवास्टिगमिन और गले से हो गया गैलेंटामाइन। फाइसोस्टिगमिन, टेकरिन, डोनिपिजोल, रिवास्टिगमिन और गैलेंटामाइन। उसके बाद वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल में याद रखना, तुम्हारे कोई दोस्त आया बाहर, ठीक है, वो क्या हमारा वाटर मांग रहा है कि भाई तुम्हारे पास पानी होगा क्या, हॉस्टल में हो तो बोल रहे तुम्हारे पास पानी होगा, तो तुम मुझसे प्यार से बोलो अरे प्यारे अंदर आओ। क्या बोल रहे, अरे प्यारे अंदर आओ। तो देखो नहीं प्यारे अंदर आओ। ठीक है, तो नहीं से हो गया नियोस्टिगमिन, प्यारे से पायोडोस्टिगमिन और अंदर आओ से एंड्रोपोनियम, नियोस्टिगमिन, पायोडोस्टिगमिन और एंड्रोपोनियम। तो इस तरह से पूरी ड्रग्स को याद कर सकते हो। उसके बाद इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल दो टाइप के क्लास आता है, एक तो ऑर्गेनोफॉस्फेट और होता है कार्बामेट। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट में क्या याद रखना, थियोन, मैलाथियोन और पैराथियोन। और क्या याद रखना, इकोथियोपेट। इकोथियोपेट ओनली ऐसा ड्रग्स होता है जो क्या कहता है हमारे फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के लिए यूज होता है, जो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए। और इसके किस तरह से याद रखना, एक टान में याद रखना, टेबुन सेरिन सोमेन, टेबुन सेरिन सोमेन छोटा छोटा। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हो। और उसके बाद आता है कार्बामेट, प्रोपॉक्सिल और एल्डिका। तो इस तरह से पूरी ड्रग्स को तुम याद कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सॉरी ठंडा लगा हुआ थोड़ा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया व्हिच इज नॉट, ये जो नॉट और एक्सेप्ट है उसे हमेशा याद रखना, नॉट एंड द इफेक्ट ऑफ द एट्रोपिन। यहाँ पे कौन सा ड्रग्स है जो एट्रोपिन का इफेक्ट नहीं है, मतलब कौन सा इफेक्ट है जो एट्रोपिन का नहीं है। ये है राइज द बॉडी टेम्परेचर, बी आता है डिक्रीज द सलाइवा सिक्रेशंस, और सी में पूछा गया ब्रेडिकार्डिया, और डी में पूछा गया इंक्रीज एबी कंडक्शन। दैट मीन सबसे पहले हम जानते हैं जो हमारा क्या है एट्रोपिन है। एट्रोपिन क्या है, एट्रोपिन है हमारे एंटीकोलिनर्जिक। क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होता है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हम क्या करेगा, सिंपैथी तरह काम करेगा। दैट मींस ये क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा, जितने भी इस तरह के प्रोडक्शन वो घटाएगा। तो देखते हैं राइज द बॉडी टेम्परेचर, ये बढ़ा रहा है, दैट मींस ये भी होगा। ठीक है, डिक्रीज सलाइवा प्रोडक्शन, देखो देखो ये होगा डिक्रीज सलाइवा प्रोडक्शन, ये तो ऑब्वियसली बात है, जो हमारा प्रोडक्शन होगा यहाँ पे सॉरी डिक्रीज होगा, जो प्रोडक्शन होगा डिक्रीज होगा। तो देखो ये भी डिक्रीज है तो ये भी होगा। ठीक है, उसको ब्रेडिकार्डिया, दैट मींस ब्रेडिकार्डिया दैट मींस हार्ट रेट घटाना। तो ये ड्रग्स तो हम जानते हैं कि हार्ट रेट बढ़ाता है, तो दैट मींस क्या करे, ये ब्रेडिकार्डिया नहीं करेगा, ट्रैकिकार्डिया होगा। तो नॉट पूछा है तो यही ऑप्शंस क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। और इंक्रीज एबी कंडक्शन तो क्या करता है, इंक्रीज भी ये भी करता है। तो दैट मींस क्या होगा, ये जो बी होता है ये किसका होता है, एट्रोपिन का एक्शन नहीं होता है, सॉरी सी। तो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो चलो देखते हैं एट्रोपिन क्या एक्शन शो करता है। तो इसके लिए याद रखना एट्रोपा, क्या याद रखना है एट्रोपा, ये से आएगा एज ए माइड्रेटिक एजेंट। माइड्रेटिक क्या वो एजेंट होता है जो क्या करता है हमारे पीपल को डायलेट कराने में मदद करता है। ठीक है, माइड्रेटिक और मायोटिक जो होगा वो पीपल को क्या करेगा, छोटा करेगा। वो क्या करेगा, हमारी कोलिनर्जिक के साथ होगा, और ये क्या होगा हमारी एंटी कोलिनर्जिक के साथ होगा, याद रखना। उसके बाद आता है टी, ट्रैवलिक डायरिया, डायरिया में भी यूज करते हैं। उसके बाद आता है रैपिड ऑनसेट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग। उसके बाद ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमारा क्या हो जाता है कोलिनर्जिक ड्रग्स का क्या होता है, पॉइजनिंग हो जाता है, तब हम कहते हैं एट्रोपिन देते हैं, क्योंकि एट्रोपिन क्या है हमारे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होता है। उसके बाद प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन क्यों करते हैं, जब हमारे मान के चलो एनेस्थेसिया देते हैं तो क्या होता है हमारी बॉडी का जितने भी प्रोडक्शन है, जैसे हमारा सलाइवा प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, हमारा यूरिन प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, उसके बाद जैसे हमारा गैस्ट्रिक एसिड वो सबको कम करता है। ठीक है, ताकि जो हमारा ऑपरेशन हो अच्छे से, सर्जरी हो अच्छे से हो पाए, इसके लिए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के लिए भी यूज करते हैं और एरिथमिया में यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया the most potent midratic agent as the long duration of actions। अगर इससे पहले क्वेश्चंस को अच्छे से किया तो ये आराम से कर लोगे। तो देखो ऑप्शंस ए दिया है होमाट्रोपिन, ऑप्शंस बी दिया है एट्रोपिन, ऑप्शंस सी में दिया है ट्रोपिकामाइड और ऑप्शन डी में दिया है साइक्लोपेंटोलेट। तो यहाँ पे पूछा गया मोस्ट पोटेंट, सबसे पोटेंट माइड्रेटिक एजेंट क्या होता है। और माइड्रेटिक वो एजेंट होगा जो क्या करेगा हमारे पीपल को डायलेट करेगा, क्या करेगा पीपल को डायलेट करेगा। और इसमें हमने क्या पढ़ा था, एट्रोपिन के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था,
एट्रोपिन के बारे में पढ़ा था, और वो क्या होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन एग्जाम। देखो ये भी क्या है, एट्रोपिन के डेरिवेटिव है, लेकिन जो हमारा एट्रोपिन होता है वो सबसे ड्यूरेशन में ज्यादा होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन, तो एट्रोपिन हो जाएगा हमारे राइट आंसर। देखो होमाट्रोपिन भी क्या करता है हमारे एग्जामिनेशन में, ये भी लिखा डायलेट करता है, लेकिन ये क्या करता है हमारे शॉर्ट होता है या मॉडरेट होता है, और एट्रोपिन क्या होता है सबसे ज्यादा होता है। चलो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया ऑल द फॉलोइंग आई ड्रॉप कॉज मायोसिस एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्ट लगा है, तो ध्यान से क्वेश्चंस करना। ऑप्शन ए में दिया है एफिड्रिन, ऑप्शन बी में दिया है नियोस्टिग्मिन, ऑप्शन सी में दिया है पिलोकार्पिन, और ऑप्शन डी में दिया है फाइसोस्टिग्मिन। तो यहाँ पे पूछा क्या गया, देखो यहाँ पे पूछा गया जितने भी सारे आई ड्रॉप से वो क्या करेगा, मायोसिस करेगा, दैट मींस क्या करेगा, हमारे पीपल को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, दैट मींस छोटा करेगा, लेकिन एक्सेप्ट दैट मींस ये क्या करेगा, जितने भी सारे हैं वो क्या करेगा, पीपल को डायलेट करेगा, दैट मींस माइड्रेसिस करेगा। और माइड्रेसिस कौन करेगा, हमारी एंटी 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 कोलिनर्जिक ड्रग्स करेगा। तो देखते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होता है, कौन सा है। देखो एपिनेफ्रिन है, ठीक है, और क्या एपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन क्या है, हमारी एडिनर्जिक ड्रग्स है, कौन सा है, एडिनर्जिक ड्रग्स है, ठीक है। देखो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है, और एंटीकोलिनर्जिक किसकी तरह करता है, हमारी एडिनर्जिक की तरह काम करता है, दैट मींस एडिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक सेम होगा, और जो हमारी कोलिनर्जिक होगा वो किसकी तरह सेम होगा, ये हमारी एंटी एंटी क्या करेगा, एंटी एडिनर्जिक की तरह, कौन सी तरह, एंटी एडिनर्जिक, ये दोनों सेम करेगा, दैट मींस ये भी क्या करेगा, हमारी मायोसिस करेगा, और ये भी हमारी मायोसिस करेगा, और ये भी माइड्रेसिस करेगा, ये भी। देखिए इसका अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो इसके लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया है, जाके प्लेलिस्ट में जाके तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये क्या है, हमारी एडिनर्जिक ड्रग्स है, जो एडिनर्जिक ड्रग्स है वो क्या करते हैं, हमारी माइड्रेसिस करता है। और देखो ये क्या है, हमारी कोलिनर्जिक ड्रग्स है, ये भी कोलिनर्जिक, ये भी कोलिनर्जिक, और कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करेगा, हमारी मायोसिस करेगा, क्या करेगा, मायोसिस। लेकिन यहाँ पे क्या पूछेगा, मायोसिस एक्सेप्ट, दैट मींस मायोसिस नहीं करता, तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये मायोसिस नहीं करता, ये क्या करता है, हमारी माइड्रेसिस करता है, ठीक है। तो देख लेना एक बार जितने भी सारे ऑप्शन है, देखो एफिनेफ्रिन क्या करता है, हमारी मायोसिस नहीं करता, माइड्रेसिस करता है, ठीक है। ये क्या करता है, पीपल को डायलिस करता है, और डायलिस का मतलब माइड्रेसिस, और जितने भी सारे हैं ये क्या करता है, हमारी मायोसिस करता है। चलो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया ब्रोंकियोडायलेशन प्रोड्यूस्ड बाय द इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड इज ड्यू टू द एक्शंस ऑफ। तो चलो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड क्या करता है, हमारा ब्रोंकियोडायलेशन करता है, तो कौन सी रिसेप्टर में जाके करता है, एक तो होता है निकोटिनिक एगोनिस्ट, ऑप्शन बी निकोटिनिक एंटागोनिस्ट, ऑप्शन सी मस्करेनिक एंटागोनिस्ट, और ऑप्शन डी में दिया है मस्करेनिक एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली दो चीज पूछा, यहाँ पे क्या पूछा, ब्रोंकियोडायलेशन प्रोड्यूस्ड बाय द इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, क्या है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा जो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है क्या होता है, इप्राट्रोपियम क्या है, ब्रोमाइड है, वो क्या है, ये एक टाइप का क्या है, हमारी एंटी क्या है, कोलिनर्जिक ड्रग्स है, क्या है, एक टाइप का एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है, क्या है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है। और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स में हमें क्या याद रखना पड़ेगा, और क्या याद रखना पड़ेगा, ये कहाँ पे काम करता है, ये हमारी काम करता है। देखो अगर हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कोलिनर्जिक किसको ब्लॉक करता है, देखो अगर हम एम ऑन देखें, ठीक है, M2 देखे और M3 देखे, ये कहाँ पे काम करेगा, देखो M ऑन कहाँ प्रेजेंट है, हमारे स्टमक, तो स्टमक में तो काम बेसिकली करेगा नहीं, और M2 हार्ट में है, और M3 कहाँ प्रेजेंट है, M3 प्रेजेंट है हमारे कहाँ पे, लंग्स में, दैट मींस स्मूथ मसल, दैट मींस ये क्या करेगा, हमारी M3 में काम करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, M3 को ये क्या करेगा, हमारी ब्लॉक करेगा। क्यों ब्लॉक करेगा, क्योंकि ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है। तो देखो देखते हैं, देखो निकोटिनिक तो होगा नहीं, ठीक है, निकोटिनिक तो होगा नहीं, ये क्या करेगा, मस्कैनिक पे काम करेगा। तो देखो मस्कैनिक एगोनिस्ट नहीं, मस्कैनिक एगोनिस्ट नहीं, ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, दैट मींस मस्कैनिक एंटागोनिस्ट, दैट मींस ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलो हम एंटी मस्कैनिक कौन सा ड्रग्स है, अगर तुम्हें ये याद होता तो ऑटोमेटिकली उसको अच्छे से क्या कर लेते, सॉल्व कर लेते। तो चलो एंटी मस्कैनिक में कौन सा ड्रग्स आ रहा है देख लेते हैं। देखो एक तो नेचुरल अल्कोलॉइड, जो नेचुरल अल्कोलॉइड में कौन सा आता है, एट्रोपिन, हायोसामिन, जैसे हम बोलते हैं एस्कोपोलामिन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव, जितने भी सारे होता है क्या था, हमारे एट्रोपिन का डेरिवेटिव होता है। देखो एट्रोपिन डेरिवेटिव यूज इन सीओपीडी और अस्थमा और सीओपीडी में यूज होता है। कौन सा ड्रग्स, हमारे एंटी मस्कैनिक, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और ट्राइट्रोपियम ब्रोमाइड। उसके बाद एट्रोपिन डेरिवेटिव यूज माइड्रेटिक, दैट मींस ये क्या करेगा, एंटीकोलिनर्जिक है, तो एंटीकोलिनर्जिक तो पीपल को बड़ा करेगा, पीपल को बड़ा करेगा, माइड्रेटिक। और कौन सा ड्रग्स करता है, होमाट्रोपियन और साइक्लोपेंटोलेट। उसके बाद पेप्टिक अल्सर में यूज होता है कौन सा ड्रग्स, पायरेनजेपिन और टेलिजेपिन। उसके बाद आता है एंटीप्लाज्मोटिक, दैट मींस स्मूथ मसल को रिलैक्सेट कराता है, कौन आता है, हमारी डाइसाइक्लामिन और ऑक्साब्यूटामिन। उसके बाद प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन ग्लाइकोपाइलोलेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा है। उसका पार्किंसन में यूज होता है प्रोसाइक्लिनिडिन और बेंजोहेक्सोल, तो इसको अगर नहीं पढ़े हो तो एक बार लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया
पायरेनजेपिन इज एंटागोनिस्ट ऑफ क्या पूछा गया, पायरेनजेपिन इज एंटागोनिस्ट ऑफ, किसका एंटागोनिस्ट है, एम ऑन रिसेप्टर का, M2 रिसेप्टर का, एन ऑन रिसेप्टर का और N2 रिसेप्टर। तो चलो हम जानते, देखो सबसे पहले जानते हैं पायरेनजेपिन के बारे में। पायरेनजेपिन क्या है, एक टाइप का एंटी क्या है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होता है, जो क्या करता है हमारे पेप्टिक अल्सर को ठीक करता है। क्या करता है, पेप्टिक अल्सर को ठीक करता है। तो पेप्टिक अल्सर को ठीक करेगा तो ये पेप्टिक अल्सर कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट मींस पेप्टिक अल्सर कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे स्टमक में, और स्टमक में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, हमारे एम ऑन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, एम ऑन को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, क्योंकि ये क्या है, हमारे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है। तो देखते हैं एम ऑन रिसेप्टर, हाँ एम ऑन रिसेप्टर करेगा। M2 तो हार्ट में प्रेजेंट है, तो हार्ट में गैस कहाँ से बनेगा, ठीक है, ये तो नहीं होगा। निकोटिनिक रिसेप्टर है, CNS में प्रेजेंट है, CNS ब्रेन में कहाँ पे गैस बनेगा। उसके बाद क्या है, हमारी N2 रिसेप्टर, दैट मींस N2 निकोटिनिक, N2 होता ही नहीं है, ठीक है। N ऑन और N2 ये तो होता ही नहीं है, ठीक है, तो ये होगा नहीं, दैट मींस M ऑन और M2 हमारा होगा। तो दैट मींस आंसर क्या होगा, ये हमारा राइट आंसर है, ये हमारा राइट आंसर है। तो चलो देख लेना, पायरेनजेपिन क्या है, एक तरह का सिलेक्टिवली एंटागोनिस्ट है एम ऑन रिसेप्टर का, सब टाइप ऑफ मस्कारिक रिसेप्टर, जो क्या कहता है प्राइमरीली यूज होता है रिड्यूस द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। देखो यहाँ पे अगर तुमने देखो यहाँ पे क्या अगर पढ़ोगे तो देखो ये क्या कहता है, पेप्टिक अल्सर को ठीक कर रहा है, ये ड्रग्स क्या कहता है पेप्टिक, और ये क्या कहता है हमारे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है, जैसे हमारा पायरेनजेपिन, और अल्सर कहाँ एम ऑन में प्रेजेंट होता है, ऑब्वियसली चीज है। चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया which of the following drugs cause side effect like drowsiness, ठीक है, माउथ ड्राउजीनेस ऑफ माउथ, ट्रैकिकार्डिया, यूरिन रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, और क्या करता है ड्राउजीनेस और इंपेयरमेंट ऑफ कोआगुलेशन। यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया ड्राइनेस ऑफ माउथ, और माउथ ड्राइनेस कब होगा। चलो पहले हम ऑप्शन देख लेते क्या क्या। ऑप्शन ए में दिया एंटी एडिनर्जिक, ऑप्शन बी में दिया एंटी कोलिनर्जिक, ऑप्शन सी में दिया एंटी डोपामिनर्जिक, और ऑप्शन डी में दिया एंटी कोलिन स्ट्रेस। तो यहाँ पे पूछा क्या गया, देखो यहाँ पे अगर पूछा गया साइड इफेक्ट, किसका साइड इफेक्ट होगा यही पूछा है। जैसे साइड इफेक्ट लाइक जैसे क्या होता है ड्राउजीनेस, माउथ सूख जाता है। और मैंने क्या पढ़ा था, जब मैंने एट्रोपिन पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने, एट्रोपिन पढ़ाया था। एट्रोपिन क्या करता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर को क्या करता है, ये बढ़ाता है। तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा मुंह ऑटोमेटिकली सूख जाएगा। और देखो ये भी क्या करता है, ट्रैकिकार्डिया भी कराता है, यूरिन रिटेंशन भी कराता है, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक है, कॉन्स्टिपेशन भी कराता है, ड्राउजीनेस भी कराता है। तो ये क्या होगा, ये क्या किसका साइड इफेक्ट है, एट्रोपिन का। और एट्रोपिन क्या है, हमारी क्या है, एंटी कोलिनर्जिक है। तो चलो एंटी कोलिनर्जिक है, देखते हैं एडिनर्जिक, ये नहीं होगा, एंटी कोलिनर्जिक, तो बी हमारा राइट आंसर है। क्या है, बी हमारा राइट आंसर है। तो चलो सबका एक साइड इफेक्ट एक बार देख लेते हैं। जब एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स होता है उसका साइड इफेक्ट क्या है, हाइपोटेंशन, क्योंकि ये क्या करता है हमारे हार्ट रेट को घटाता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अगर घटा देगा तो क्या करेगा, हाइपोटेंशन होने की चांस है, ब्रैडिकार्डिया और ड्राउजीनेस। जब एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होता है वो क्या कहता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ठीक है, ट्रैकिकार्डिया, यूरिन रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, ड्राउजीनेस और कंफ्यूजन कराता है, जो हमारे क्वेश्चन था। उसके बाद एंटी डोपामिनर्जिक, एक्स्ट्रापिरामिडल सिंड्रोम, सेडेशन, वेट लॉस, ये होता है, सॉरी वेट गेन हो सकता है। और एंटी कोलिनिस्ट्रेस, सलाइवा, डायरिया, ब्रेडी कार्डिया, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया और मसल क्लम्स भी हो सकता है। चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया ड्रग्स यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ मिस्थेनिया ग्राविस। तो ऑप्शंस ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है इप्रा एंट्रोपोनियम, ऑप्शन बी में दिया है नियोस्टिग्बिन, ऑप्शन सी में दिया है डोनिपिजोल, और ऑप्शन डी में दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा, तो चलो सबसे पहले क्या देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा, डायग्नोसिस, किसका डायग्नोसिस, मिस्थेनिया ग्राविस। तो मिस्थेनिया ग्राविस क्या होता है, मिस्थेनिया ग्राविस एक टाइप का क्या होता है, हमारी ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर होता है। क्या होता है, ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है हमारा वॉलेंट्री मसल, क्या होता है हमारा जो वॉलेंट्री मसल होता है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। क्यों वीक होता है, क्योंकि वहां पे हमारा जो एसिटाइल कोलिन होता है उसका मात्रा घट जाता है, इसलिए होता है। तो देखो एसिटाइल का मात्रा घट गया, तो एसिटाइल का मात्रा हम अगर घट गया तो हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने के लिए कौन सा ड्रग्स देंगे, हम एंटी कोलिनर्जिक देंगे, ठीक है, सॉरी इसके लिए हम कौन सा देंगे, कोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे, ठीक है, कोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे, ठीक है, कोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जब डायग्नोसिस करते हैं तब हम क्या करते हैं, हम एंड्रोपोनियम देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं, एंड्रोपोनियम। एंड्रोपोनियम क्या करता है, कोलिनर्जिक कोलिन का एसिडाइल कोलिन का मात्रा बढ़ा देता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। और जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है एंड्रोपोनियम देने के बाद, तो क्या हो जाता है, हम समझ लेते हैं कि ये मिस्थेनिया ग्राविस है। और कौन सी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, इसके लिए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है हमारा टॉन्सिलेटिव टेस्ट। कौन सा टेस्ट, हमारा टॉन्सिलेटिव टेस्ट। सॉरी, तो चलो ऑप्शंस क्या होगा, ये हमारा राइट हो जाएगा।
लेकिन अगर नियोस्टिक्विन की बात करें, नियोस्टिक्विन क्या होता है, हमारे ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। किसके लिए? ट्रीटमेंट के लिए। और एड्रोपोनियम किसके लिए यूज होता है? एड्रोपोनियम यूज होता है हमारी किसके लिए? डायग्नोसिस के लिए। और डोनिपिजोल, डोनिपिजोल यूज होता है हमारे अल्जाइमर के लिए। ठीक है, तो देखो हो गया ऑप्शन बी। तो एंड्रोपोनियम किसके लिए यूज होता है? यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ टॉन्सिलिटिस। और ये जब क्या होता है? पॉजिटिव होता है, सब समझते हैं कि मिस्थेनिया ग्रेविस हुआ है। नियोस्टिक्विन ये ट्रीटमेंट के, नॉट ए डायग्नोसिस। उसके बाद डोनिपिजोल, डोनिपिजोल क्या होता है? अल्जाइमर में यूज होता है, जो बहुत ज्यादा भूल जाता है। चल उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया ड्रग और चॉइस ऑफ द ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो क्वेश्चन नंबर ए में दिया है नियोस्टिक्विन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में दिया है एट्रोपिन, क्वेश्चन नंबर सी में दिया है फाइसोस्टिक्विन, और क्वेश्चन नंबर डी में दिया है तुम्हारा एसिटाइल कोलिन। तो यहाँ पे क्वेश्चन से पूछा गया दैट मींस ऑर्गेनोफॉस्फेट, दैट मींस एक कोलिनर्जिक ड्रग्स है, अगर इसका पॉइजनिंग हो जाएगा तो हम क्या देंगे? ऑब्वियसली बात है कोलिनर्जिक ड्रग्स है, क्या है हमारा कोलिनर्जिक ड्रग्स है, क्या है? कोलिनर्जिक ड्रग्स है। इसका क्या होगा? बढ़ जाएगा मात्रा, तो हम कौन सा देंगे? एंटीकोलिनर्जिक देंगे। एंटीकोलिनर्जिक, और एंटीकोलिनर्जिक में कौन सा ड्रग्स देते हैं हम? एट्रोपिन देते हैं। और एट्रोपिन को क्या करते हैं? एज एंटीडोट यूज करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में। तो देखिए नियोस्टिक में तो कोलिनर्जिक ड्रग्स है, कोलिनर्जिक बढ़ा है, फिर कोलिनर्जिक देंगे तो और भी बढ़ जाएगा, तो ए में नहीं देखा। और एट्रोपिन देते क्योंकि ये एंटीकोलिनर्जिक, तो बी हमारा राइट आंसर है। और भी देख लेते, फाइसोस्टिक्विन, एसिटाइल कोलिन, ये भी सब क्या है? ये भी नहीं देंगे क्योंकि ये सब क्या है? हमारा कोलिनर्जिक ड्रग्स है। कोलिन बढ़ गया, कोलिनर्जिक ड्रग्स है तो और भी बढ़ जाएगा, तो हम उस टाइम एट्रोपिन देते हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो देखें क्या है? एट्रोपिन, क्या ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ द एंटीडोट। चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया प्रीकर्सर ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछे? ऑप्शन ए वैलिन, ऑप्शन बी मिथेनियन, ऑप्शन सी टायरोसिन, और ऑप्शन डी जाइलामिथाजोलिन। तो क्या पूछा गया? तो यहाँ पे पूछा गया प्रीकर्सर, दैट मींस एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन बनने के लिए सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? तो इसका सबसे पहला स्टेप होता है टायरोसिन। कौन सा होता है? टायरोसिन। तो देखो ऑप्शन में टायरोसिन कहाँ है? वैलिन, वैलिन नहीं होता है, ठीक है। मिथेनियन, ये भी नहीं होता। टायरोसिन, चलो टायरोसिन कहाँ पे है? सी, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और ये भी नहीं होगा, तो सी है हमारा राइट आंसर। तो चलो किस तरह से हमारी जो नॉन एडिलेनिन सिंथेसिस होता है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? हमारे लीवर में क्या बनता है? लीवर क्या बनता है? फिनाइल एलानिन से क्या बनता है? हमारी टायरोसिन बनता है। फिर ये टायरोसिन क्या आता है? हमारे न्यूरॉन्स में आता है। फिर टायरोसिन से क्या बनता है? एल डोपा बनता है, और किसके प्रेजेंस में बनता है? टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में। फिर एल डोपा से क्या बनता है? हमारे डोपामिन बनता है। डोपा किसकी मदद से? एल डोपा से डोपामिन बनता है, किसकी मदद से? डोपा डी कार्बोक्सिलेज की वजह से। फिर क्या बनेगा? डोपामिन क्या जाएगा? हमारे बेसिकल में आएगा। फिर डोपामिन से बनता है नॉर एपिनेफ्रिन या नॉन एडिलेनिन बोल सकते हो, और किसकी प्रेजेंस में? डोपामिन बीटा डी कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में। फिर क्या होगा? ये जो नॉन एपिनेफ्रिन होगा हमारा रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद क्या होगा? हमारी रिसेप्टर में जाके बाइंड करेगा, और क्या होगा? जितना बाकी का पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा? कॉम्ट और मॉ ये क्या करते हैं? हमें मेटाबोलाइज कर देता है, और मेटाबोलाइज करके क्या करते हैं? हमारी साइनेप्स में रीअपटेक कर देता है। इस तरह से चलता है। तो क्या होगा? हमारा प्रीकर्सर, शुरू वाला स्टेप कौन सा था? हमारे टायरोसिन, तो टायरोसिन हो जाता है हमारे प्रीकर्सर। तो चलो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया Which of the following is a कैटाकोलामिन। यहाँ से पूछा गया कि कैटाकोलामिन क्या होता है, कौन सा ड्रग्स होता है? एक होता है एड्रेनालिन, एक होता है मिथेनियन, एक होता है टायरोसिन, और दूसरा होता है टायरामिन। तो चलो कैटाकोलामिन क्या होता है? कैटाकोलामिन होता है हमारा एडिनर्जिक ड्रग्स। क्या होता है? हमारी एडिनर्जिक ड्रग्स होता है। कैटाकोलामिन एडिनर्जिक ड्रग्स में आता है कैटाकोलामिन। तो इसको याद करने के लिए हमने पढ़ाया था एंड याद रखना है। क्या याद रखना है? ए एन डी। तो ए से आएगा एड्रेनालिन, ठीक है, एड्रेनालिन, और एन से आएगा नॉर एड्रेनालिन, और डी से आएगा डोपामिन। तो चलो देखते हैं इसमें कौन सा आता है। चलो एड्रेनालिन फर्स्ट ऑप्शन में ही एड्रेनालिन, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। मिथेनियन, टायरोसिन और टायरामिन नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। तो चलो एडिनर्जिक ड्रग्स को हम एक बार याद करते हैं। तो देखो जो एडिनर्जिक ड्रग्स होता है वो तीन टाइप का होता है। एक तो डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट, और एक होता है मिक्स एक्टिंग। जो डायरेक्ट एक्टिंग होता है वो भी दो टाइप का होता है, एक होता है कैटाकोलामिन और दूसरा होता है नॉन कैटाकोलामिन। कैटाकोलामिन में याद रखना ए एंड, ए से हो गया एड्रेनालिन, एन से हो गया नॉन एड्रेनालिन, और डी से हो गया डोपामिन। उसके बाद नॉन कैटाकोलामिन कोलिनिन, सल्ब्यूटामॉल और एफेड्रिन याद रखना। उसके बाद इनडायरेक्ट दो टाइप का होता है, रीअपटेक इनहिबिटर में आता है कोकेन, और एक्शन बाय डिस्प्लेसमेंट में आता है एम्फेटामिन। उसके बाद मिक्स्ड एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एफेड्रिन और सूडो एफेड्रिन आता है। तो चलो उसके बाद हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर प्राइमरीली ब्लॉक द रिसेप्टर। ठीक है, तो कौन सा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा? ऑप्शन ए अल्फा ब्लॉकर, ठीक है, अल्फा 1, ऑप्शन बी बीटा 1,
ऑप्शन सी बीटा 2 और ऑप्शन डी बोथ बीटा 1 और बीटा 2। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या पूछा गया, कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, ठीक है, प्राइमरीली ब्लॉक, तो कार्डियो सिलेक्टिव तो बीटा ब्लॉकर, तो बीटा जो रिसेप्टर होता है, सबसे पहले देखते हैं बीटा, बीटा का कितना, 3 टाइप के पढ़े थे, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। तो बीटा 1 जो होता है वो क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारी हार्ट में प्रेजेंट होता है, और बीटा 2 स्मूथ मसल्स में, और बीटा 3 हमारी एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्मूथ मसल्स में। तो देखो जो हार्ट, दैट मींस हार्ट को हम बोलते हैं कार्डियो, तो कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, दैट मींस एक किसको ब्लॉक करेगा, हमारी बीटा 1 को ब्लॉक करेगा। तो ये क्या करेगा, हमारी कार्डियो सिलेक्टिव बीटा 1, तो क्या करेगा, ये बीटा 1 को ब्लॉक करेगा, देखो बीटा 1 को ब्लॉक करेगा। तो चलो बीटा एडिनर्जिक ड्रग्स का सारे रिसेप्टर को जानते हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, जाके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एडिनर्जिक जो रिसेप्टर होता है वो बेसिकली 2 टाइप का, एक तो अल्फा, दूसरा आता है हमारा बीटा। तो अल्फा भी 2 टाइप का होता है, अल्फा 1 और अल्फा 2। तो अल्फा 1 का प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स, आई एंड ब्लैडर में प्रेजेंट होता है, और अल्फा 2 होता है हमारे प्री साइनेप्टिक में प्रेजेंट होता है। उसके बाद बीटा, बीटा भी 3 टाइप का होता है, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। बीटा 1 हार्ट जो कि पूछा गया था, बीटा 2 स्मूथ मसल्स और बीटा 3 एडिपोज टिश्यू में। चलो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया एग्जांपल फॉर द बीटा अल्फा 2 एडिनर्जिक ड्रग्स, दैट मींस अल्फा 2 एडिनर्जिक ड्रग्स कौन सा होगा इसमें से, ऑप्शन ए रेसरपिन, ऑप्शन बी ट्रायामिन, उसके बाद इयोहम्बिन और उसके बाद क्लोरप्रोमाजिन। तो कौन सा होगा अल्फा 2, चलो देखते हैं। देखो अल्फा 2 में हमेशा आता है इयोहम्बिन, कौन सा आता है, इयोहम्बिन। तो चलो इयोहम्बिन कौन सा देखते हैं, रेसरपिन भी नहीं होगा, ठीक है, फिनेंट्रामिन भी नहीं होगा, और क्या होगा, इयोहम्बिन हमारा राइट आंसर होगा, तो इयोहम्बिन राइट आंसर। तो चलो हम देखते हैं एडिनर्जिक ड्रग्स के बारे में भी सारा देखते हैं। देखो एडिनर्जिक ड्रग्स बेसिकली 3 टाइप का होता है, एक तो नॉन सेलेक्टिव अल्फा, अल्फा 1 और अल्फा 2 होगा, ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 ब्लॉकर, एक सिलेक्टिवली अल्फा 1 ब्लॉकर, और ये क्या करेगा, सिलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉक करेगा। ये क्या करेगा, अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों को ब्लॉक कर सकता है, जैसे फिनटोलामिन और फिनोक्सा बेंजामिन। कौन सा है, तो फिनटोलामिन और फिनोक्सा बेंजामिन, पी स्क्वायर, डबल पी याद रखना। उसके बाद क्या याद रखना है, अल्फा 1 सेलेक्टिव, अल्फा 1 सेलेक्टिव में क्या था, जोसिन, सब याद रखना, जोसिन जोसिन जोसिन, पैराजोसिन, टेराजोसिन और डॉक्साजोसिन। उसके बाद अल्फा 1 सेलेक्टिव में एक ही ड्रग्स आता है जिसे हम इयोहम्बिन, ये हानि सिंह, इस तरह से याद रख सकते हैं अल्फा 2, और यही हमारे क्वेश्चंस में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया व्हिच इज नॉट ए कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, इसमें से कौन सा है जो हमारे कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर नहीं होगा। एक तो आता है हमारे एटिनोलॉल, और बी आता है, तो ए आता है एटिनोलॉल, बी में दिया है एसिब्यूटानॉल, और ए दिया है एटिनोलॉल, सी में दिया है मेटाप्रोलॉल, और डी में दिया है पिंडोलॉल। तो कौन सा होगा, तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जो क्या पूछा गया, बीटा 1 को क्या करेगा हमारी, देखो व्हिच इज द नॉट ए कार्डियो सिलेक्टिव, ठीक है, नॉट, दैट मींस ऐसा ड्रग्स होगा जो क्या करेगा हमारी बीटा 1 को, द सिलेक्टिवली बीटा 1 नहीं होगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ये हमारे नॉन सिलेक्टिव होगा, ठीक है। तो देखते हैं नॉन सिलेक्टिव कौन सा है, एटिनोलॉल, ये भी नॉन सिलेक्टिव है, ठीक है, एटिनोलॉल नॉन सॉरी एटिनोलॉल क्या है हमारे सिलेक्टिव बीटा 1 है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। एसिब्यूटानॉल, एटिनोलॉल क्या है, बीटा 1 सिलेक्टिव है, तो ये भी नहीं होगा। मेटाप्रोलॉल ये क्या है, बीटा 1 सिलेक्टिव है, तो दैट मींस ये भी नहीं होगा। और ये क्या है, जो डी है पिंडोलॉल, ये क्या है, हमारी नॉन सिलेक्टिव है, क्या है, नॉन सिलेक्टिव, और यही तो पूछा गया, नॉट ए कार्डियो सिलेक्टिव, दैट मींस नॉन सिलेक्टिव होगा, ठीक है। तो ये डी हमारा राइट आंसर है। तो चलो देख लेते हैं। देखो हमारा जो बीटा ब्लॉकर होता है ये भी बेसिकली 3 टाइप का होता है, एक तो होता है नॉन सिलेक्टिव जो हमारा बीटा 1 और बीटा 2 को ब्लॉक कर सकता है, दूसरा था कार्डियो सिलेक्टिव, दैट मींस एक अगर ओनली बीटा 1 को ब्लॉक करेगा जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है, और तीसरा आता है विद एडिशनल प्रॉपर्टी जिसे हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर, जिसे हम बोलते हैं इसके क्या बोलते हैं, ये हमारा बीटा को ब्लॉक करता है, साथ के साथ ये अल्फा को भी ब्लॉक करता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ड्रग्स आता है, प्रोपैनोल, लैंडेलॉल, टिमोलॉल, सोटालॉल और पिंडोलॉल। पिंडोल क्या आता है हमारे नॉन सिलेक्टिव, और देखो इसमें इसी को हम फर्स्ट जनरेशन भी बोलते हैं, इसे हम सेकेंड जनरेशन बोलते हैं, और इसे थर्ड जनरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, लेबेटालॉल और कार्बिडिलॉल। उसके बाद अगर हम देखें बीटा 1, ओनली बीटा 1 में कौन सा, मेटाप्रोलॉल, आर्टिप्रोलॉल, बिस्पेरोल, इस्मोलॉल, लैम्बिडोलॉल, एसिबिटोलॉल और बीटा ऑक्सोलॉल। उसके बाद आता है तुम्हारा उसके बाद आता है तुम्हारा एडिशनल जिसे हम बोलते हैं लेबेटाकार, लेबेटा से लेबेटालॉल, कार से होगा कार्बिडिलॉल। चलो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया ऑल बीटा ब्लॉकर शेयर विद कॉमन सफिक्स, सब बीटा ब्लॉकर में कॉमन सफिक्स क्या होता है बाय द जेनेरिक नेम में बीटा ब्लॉकर में, ठीक है, ए प्रिल, बी साइटन, सी लॉल, ठीक है, और डी क्या होता है डिपिन। तो बेसिकली क्या पूछा गया हमारा यहाँ पे बीटा और बीटा ब्लॉकर में पूछा गया, ठीक है, और बीटा ब्लॉकर में हमने देखा था हमेशा क्या होता है लॉल होता है, क्या होता है लॉल होता है।
देखो प्रिल, प्रिल तो नहीं होगा, ठीक है, प्रिल आएगा हमारे एसी इनहिबिटर में, ठीक है, ये तो नहीं होगा। उसके बाद आता है तुम्हारा सार्टन, क्या आता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद प्रिल, देखो लॉल, लॉल ऑलरेडी होगा, ठीक है, डिपिन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा जो सी होगा वो क्या है, राइट आंसर है। देखो सी बीटा ब्लॉकर, सी लॉल, हमेशा प्रोपेनॉल मेटाप्रोल एंटीलॉल सबके साथ क्या लग रहा है, हमारी लॉल लग रहा। और एसी इनहिबिटर में प्रिल और एंजियोटेंसिन कन्वर्टर में सार्टन और कैल्शियम ब्लॉकर में डिपिन। चलो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया, 20 में पूछा गया which of the following is the depolarizing neuromuscular blocking agent। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग का डीपोलराइजिंग एजेंट कौन सा है? ए है एट्राक्यूरियम, बी है पैनक्यूरियम, सी में वैक्यूरियम और डी में दिया है सैक्सेनियल कोलिन। तो यहाँ पे जो डीपोलराइजिंग एजेंट था, यहाँ पे हमने बेसिकली दो टाइप का ड्रग्स देखा था, एक तो सैक्सेनियल कोलिन और दूसरा देखा था हमारा डेकोमिथोनियम। क्या देखा था हमारा? डेकोमिथोनियम। तो देखते हैं सैक्सेनियल कोलिन और डेकोमिथोनियम कौन सा है। एट्राक्यूरियम, एट्राक्यूरियम क्या है हमारा? ये नॉन डिपोलराइजिंग है, तो ये तो नहीं है कि डिपोलराइजिंग पूछा है। पैनक्यूरियम ये भी क्या है? नॉन डिपोलराइजिंग, तो ये भी नहीं होगा। वैक्यूरियम ये भी क्या है? नॉन डिपोलराइजिंग, ये भी नहीं होगा। तो जो सैक्सेनियल कोलिन होता है ये क्या होता है? हमारे डीपोलराइजिंग है, और यही तो पूछा था, तो यही होगा हमारा राइट आंसर। तो चलो एक बार देखते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट कौन सा होता है। ये बेसिकली दो टाइप का होता है, एक तो आता है हमारा नॉन डिपोलराइजिंग और दूसरा आता है हमारा डीपोलराइजिंग। तो नॉन डिपोलराइजिंग में बेसिकली तीन टाइप का होता है, एक तो शॉर्ट एक्टिंग, दूसरा इंटरमीडिएट एक्टिंग और तीसरा होता है लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में क्या आता है? मैबिक्यूरियम, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? इंटरमीडिएट में वैक्यूरियम, एट्रेक्यूरियम, सिस्क्यूरियम, रोक्यूरियम और वैनक्यूरियम और रोक्यूरियम। उसके बाद लॉन्ग एक्टिंग डी ट्यूबरक्यूरिन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो क्या कहता है हमारे स्केलेटल मसल को रिलैक्सेशन कराता है, पैनक्यूरियम, डॉक्साक्यूरियम और पाइप्राक्यूरियम। उसके बाद डीपोलराइजिंग ब्लॉकर जिसमें सैक्सेनियल कोलिन और डेकोमिथोनियम। ये सब चीजें हमने ऑलरेडी हमारे वीडियो लेक्चर में कवर कर दिया थ्योरी क्लास में, अभी तक नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें पूछा गया द साइट ऑफ एक्शन ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग होता है वो कौन सी साइट में जाके काम करता है? एक तो आता है हमारी मस्कारिक रिसेप्टर, बी आता है हमारी एडिनर्जिक रिसेप्टर, ऑप्शन सी में भी दिया है निकोटिनिक रिसेप्टर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ऑप्शन डी में दिया है गैंग्लियोनिक ब्लॉकर। तो क्या होगा हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, ठीक है। क्या होता है ये? द एक्शंस ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। तो देखो न्यूरोमस्कुलर, देखो एक तो न्यूरॉन, देखो ये क्या होगा? देखो ये क्या है? हमारे न्यूरॉन्स और ये क्या है? हमारी मसल। तो देखो न्यूरॉन्स और मसल जहां पे जुड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? एनएमजी, दैट मींस न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस बोलते हैं। और यहीं पे तो ड्रग्स काम करेगा ऑब्वियसली, तो निकोटिनिक भी, मस्कानिक भी नहीं होगा, एडिनर्जिक भी नहीं होगा, तो क्या होगा? निकोटिनिक रिसेप्टर, दैट मींस एनएम रिसेप्टर यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में काम करेगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। तो देखो ये क्या है? एसिटाइल कोलिन होता है और एसिटाइल वेसिकल में जाता है। ये क्या है? हमारे न्यूरॉन्स है और ये क्या है? हमारी मसल्स है। और न्यूरॉन और मसल जहां पे जुड़ता है यहाँ पे जुड़ा है, दैट मींस इस पॉइंट पे, इसलिए इसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस बोलते हैं। और यहीं पे क्या होता है? ये दोनों का कम्युनिकेशन होता है। चलो उसके बाद आता है और इसी को वो ब्लॉक करता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे पूछा गया Which of the following local anesthesia has surface anesthesia। यहाँ पे पूछा गया surface anesthesia कौन सा है? तो ए है प्रोकेन, ऑप्शन बी कोकेन, ऑप्शन सी लिडोकेन और ऑप्शन डी में दिया है बुफिबाकेन। तो यहाँ पे क्या है? सर्कुलर एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया हमारी बेसिकली दो टाइप का होता है। एनेस्थेसिया क्या होता है? लोकल एनेस्थेसिया दो टाइप का होता है, एक तो हमने पढ़ा था इंजेक्टेबल और दूसरा हमने पढ़ा था सरफेस एनेस्थेसिया, ठीक है। तो क्या पूछा गया यहाँ पे? सरफेस एनेस्थेसिया के बारे में पूछा था। तो सरफेस एनेस्थेसिया में बेसिकली दो टाइप का आता है, एक तो सॉल्युबल और दूसरा आता है हमारा इनसॉल्युबल। और सॉल्युबल में क्या रखा था? TLC, ठीक है। तो चलो देखते हैं, टी से होगा टेट्राकेन, एल से होगा लिडोकेन और सी से हो गया कोकेन। तो देखते हैं कोकेन कहाँ पे मिलता है हमें? प्रोकेन, प्रोकेन तो नहीं होगा, प्रोकेन इंजेक्टेबल है, कोकेन ही है, यस राइट होगा। लिग्नोकेन नहीं होगा और बुफिबाकेन भी नहीं होगा। तो क्या होगा? हमारी जो कोकेन है वो राइट आंसर है। चलो देखते हैं एक बार क्लासिफिकेशन को याद कर, बहुत मजे के ट्रिक्स है, एक बताऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। तो चलो किस तरह से याद कर सकते हो। देखो लोकल एनेस्थेसिया जो क्या करते हैं हमारी पर्टिकुलर किसी जगह के सेंसेशन को ये ब्लॉक करता है। तो यहाँ पे बेसिकली दो टाइप का ड्रग्स आता है, एक तो आता है हमारा इंजेक्टेबल और दूसरा आता है हमारे नॉन इंजेक्टेबल, दैट मींस सरफेस एनेस्थेसिया। तो जो इंजेक्टेबल होता है वो बेसिकली हमारा क्या होता है? हमारे तीन टाइप का होता है, एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन, इंटरमीडिएट और लॉन्ग ड्यूरेशन। तो इसको किस तरह से याद रख लो? तो याद रखना छोटी, ठीक है, छोटी पीसी आईपीएल देख रही थी। क्यों देख रही थी? आईपीएल देख रही थी लंबे टाइम तक। क्या कहते हैं? आईपीएल देख रही थी। क्यों? क्योंकि वहां पे विराट खेल रहा था। छोटी जो पीसी थी वो क्या करते? आईपीएल देख रही थी बहुत लंबे टाइम तक। क्यों? क्योंकि वहां पे विराट खेल रहा था। तो छोटी से हो जाएगा शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है। और पीसी, तो पी से आ गया तुम्हारा प्रोकेन और सी से आ गया हमारा क्लोरोप्रोकेन। उसके बाद क्या देख रही थी? आईपीएल। तो आईपीएल से क्या याद रखना है? ठीक है,
इंटरमीडिएट, पी से आ गया प्रीलोकेन और एल से आ गया लिग्नोकेन। और क्या देख रहे थे लंबे टाइम तक, तो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या किसके लिए देखते विराट के लिए बीआरटी, बी से होगा बुफिबाकेन, आर से होगा रोपिबाकेन और सी से आएगा टी से आएगा टेट्राकेन। तो इस तरह से बहुत मजे से याद कर सकते हो। उसके बाद सरफेस एनेस्थेसिया, सरफेस एनेस्थेसिया दो टाइप का होता है, एक तो सॉल्युबल और दूसरा तो इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबल को याद रखने के लिए मैंने बोला था टीएलसी याद रखना, जो हमारी इसमें क्या कहते हैं क्रोमेटोग्राफी करते हैं। देखो टी से टेट्राकेन, एल से हो गया लिग्नोकेन और सी से आ गया कोकेन, जो कि हमारा आंसर था। ठीक है, उसके बाद आता इनसॉल्युबल, और इनसॉल्युबल के लिए याद रखना ना बी, तो बी से बेंजोकेन और ब्यूटाइल अमीनो बेंजोइट आता है। ठीक है, इस तरह से याद करो। तो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया लोकल एनेस्थेसिया एक्ट बाय, लोकल एनेस्थेसिया कहां पे काम करता है। एक तो आ गया हमारा ब्लॉकिंग बाय द कैल्शियम चैनल, ब्लॉकिंग बाय द डोपामिनर्जिक रिसेप्टर, ब्लॉकिंग बाय द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल और स्टिमुलेशन पोटेशियम चैनल। तो क्या करता है लोकल एनेस्थेसिया, किसको ब्लॉक करता है, लोकल एनेस्थेसिया हमारा क्या करता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। तो देखते हैं ऑप्शन ए कैल्शियम चैनल नहीं है, ऑप्शन बी डोपामिन ये भी नहीं है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो क्या होता है ये जो हमारा चैनल होता है, ठीक है, ये जो क्या होता है हमारे एक्सोन है, और ये जो हमारे चैनल होता है इसे हम क्या बोलते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम, क्या बोलते हैं वोल्टेज गेटेड, क्या बोलते हैं इसे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर से क्या होता है हमारा सोडियम अंदर जाता है। ठीक है, मान के चलो जब क्या होता है सिग्नल प्रोड्यूस, ये क्या है ये हमारे नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, जहां पे क्या होता है हमारे एक्सोन का पार्ट है, और ये क्या है हमारी क्या प्रेजेंट है ये वोल्टेज गेटेड सोडियम है, और एम गेट है, और ये क्या है हमारा एच गेट है, और ये क्या है हमारे लोकल एनेस्थेसिया रिसेप्टर होता है। जब क्या हो जाता है हम मान के चलो कोई सिग्नल प्रोड्यूस हुआ, सिग्नल प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है जो एम गेट था ये क्या हो जाता है ओपन हो जाता है, और ओपन होने की वजह से क्या होता है सोडियम चैनल के अंदर से क्या आ जाएगा अंदर आ जाएगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम के थ्रू हमारे क्या हो जाएगा हमारे सोडियम अंदर आ जाएगा। अंदर आने की वजह से क्या होगा हमारी डीपोलराइजेशन होगा, क्या होगा डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन की वजह से एक्शन पोटेंशियल होगा, एक्शन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल होने की वजह से क्या होता है हमें पेन होता है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं लोकल एनेस्थेसिया लेते हैं। फिर लोकल एनेस्थेसिया क्या होता है बहुत ज्यादा लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होता है, वो क्या हो जाता है क्रॉस करके हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से क्या आ जाता है हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आ जाता है। फिर आने के बाद क्या करते हैं जो हमारी लोकल एनेस्थेसिया रिसेप्टर था वहां पे जाकर बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद क्या करेगा यहाँ पे एक टाइप का गेट होता है, वो क्या होता है एच गेट के ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करने के बाद क्या होगा जो सोडियम अंदर आ रहा था नहीं आ रहा था फिर रिटर्न चला जाएगा, तो क्या होगा सोडियम अंदर नहीं जाएगा तो डीपोलराइजेशन नहीं होगा, और डीपोलराइजेशन नहीं होगा तो हमारा एक्शन पोटेंशियल और पेन भी जनरेट होगा। तो इस तरह से क्या करते हैं हमारी लोकल एनेस्थेसिया काम करता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द नॉन सेलेक्टिवली कॉक्स इनहिबिटर। इसमें पूछा गया कि कॉक्स सेलेक्टिव इनहिबिटर नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर कौन सा होता है। ऑप्शन ए आइब्रूफेन, ऑप्शन बी सिलोकॉक्सिब, ऑप्शन बी सी पैरासीटामोल और ऑप्शन बी एट्राक्यूरियम सॉरी इट्रोकॉक्सिब। तो क्या होगा हमारी जो नॉन सेलेक्टिव होता है उसमें क्या आता है हमारी उसमें क्या आता है एस्प्रिन आता है। ठीक है, और क्या आता है आइब्रूफेन आता है, तो यहाँ पे आइब्रूफेन होगा। ठीक है, जो कॉक्सिब होगा सो कॉक्स 2 को ब्लॉक करता है, पैरासीटामोल भी कॉक्स 2 और कॉक्स ऑन को ही ब्लॉक करता है, और इट्रोकॉक्सिब है तो ये क्या है कॉक्स 2 को करेगा, ये नॉन सेलेक्टिव नहीं है। तो क्या होगा नॉन सेलेक्टिव में जब भी आएगा तब भी क्या आएगा हमारे आइब्रूफेन आएगा, क्या आएगा आइब्रूफेन। तो चलो उसे क्लासिफिकेशन के एक बार देख लेते हैं। देखो नॉन सेलेक्टिव एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो क्या करता है इन्फ्लेमेशन के लिए यूज करता है, पेन हो गया फीवर हो गया इसके लिए, तो क्या करता है ये बेसिकली नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में कौन सा आता है एस्प्रिन आता है, आइब्रूफेन आता है, कीटोलोडाक, नॉरफ्लॉक्सासिन। ठीक है, और क्या आता है हमारी फिनामिक एसिड में मीफिनामिक एसिड आता है, इनोलिक एसिड में क्या आता है पायरोक्सिकैम टिलोक्सिकैम आता है, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में क्या आता है कीटोलोडाक इंडोमिथासिन आता है, पायराजोलिन डेरिवेटिव में क्या आता है फिनाइल ब्यूटाजोन आता है। उसके बाद प्रेफरेंशियल सबसे पहले कॉक्स 2 को ब्लॉक करेगा और कॉक्स ऑन को ही ब्लॉक करता है, लेकिन प्रेफरेंस कॉक्स 2 को ज्यादा ब्लॉक करता है। निमोसलाइड, डिक्लोफेनक, एसिक्लोफेनक और मिलोऑक्सिकैम। उसके बाद सिलेक्टिवली ये बेसिकली क्या करेगा कॉक्स 2 को इनहिबिट करेगा, जिसमें देखा हमेशा कॉक्सिब करेगा, सिलोकॉक्सिब, एट्रोकॉक्सिब और पैराकॉक्सिब, यहाँ पे हमेशा कॉक्सिब करेगा। और एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक जिसमें पैरासीटामोल और निफोपैम, और पैरासीटामोल का हमारा केमिकल नाम क्या है एसिटामिनोफेन होता है। चलो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और द मेन मैकेनिज्म एक्शन ऑफ नसेट, नसेट का मेन मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है। ऑप्शन ए इनहिबिट द सेरोटोनिन रिसेप्टर, ऑप्शन बी इनहिबिट द साइक्लोऑक्सीजिनेस कॉक्स एंजाइम, ऑप्शन सी इनहिबिट द लाइपोजिनेस, ऑप्शन डी में एक्टिवेट ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये क्या करते हैं ये जो हमारे ड्रग्स होता है वो क्या करता है हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, और किसको ब्लॉक करने के बाद ये ब्लॉक जो प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या करता है प्रोडक्शंस को घटाता है, क्या घटाता है
किसको ब्लॉक करने के बाद हमारी कॉक्स एंजाइम क्या करता है, हमारी कॉक्स एंजाइम जिसका नाम क्या है साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो देखते हैं सेरोटोनिन रिलीज, ये भी नहीं होगा, तो क्या करता है, इनहिबिट कॉक्स एंजाइम। तो ऑप्शन जो बी है ये हमारे राइट आंसर है। तो चलो देखते हैं किस तरह से हमारी कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करता है, क्यों करता है। जब क्या करता है, हमें बाहर से चोट आता है, तब क्या करता है, हमारी जब बाहर से चोट आता है मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड होता है और वहां पे क्या होता है, हमारी एराकिडोनिक एसिड रिलीज होता है। तो जो एराकिडोनिक एसिड होता है वो क्या करता है, हमारी जो कॉक्स ऑन और कॉक्स टू दो टाइप का एंजाइम होता है उसको क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। और स्टिमुलेट करने की वजह से क्या होता है, जो हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस है वो भी बढ़ जाता है, और बढ़ने की वजह से गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन बढ़ जाएगा, रेनल ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन भी बढ़ जाता है। और क्या होता है, अगर कॉक्स टू में काम कर रहा है तो क्या करेगा, कॉक्स टू अगर क्या कर रहा है, हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन को बढ़ा रहा है तो क्या करेगा, फीवर बढ़ेगा, पेन बढ़ेगा, फीवर बढ़ेगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। तो क्या कर, इसकी वजह से देखो इतने सारे चीजें बढ़ जा रहा है, ठीक है, पेन फीवर। तो हम क्या करेंगे, अगर इस दोनों एंजाइम को ही क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, तो इतने सारे जो पेन हो रहा था, फीवर होता, इन्फ्लेमेशन हो रहा था, गैस हो रहा था, ये चीजें नहीं होगा। तो इसका कौन करता है, हमारी नशे, कौन करता है, ये करता है हमारी नसेट करता है, कौन, SAID, नसेट ड्रग्स करता है। नसेट क्या करता है, कॉक्स ऑन और कॉक्स टू को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस भी कम हो जाएगा और पेन और फीवर और जितने भी सारी ये चीजें हैं वो भी घट जाएगा। तो आई होप तुम्हें बहुत ही अच्छा लगा होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या हमारी पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को पढ़ने में, MCQ सॉल्व करने में। तो तुम्हारा कितना आंसर ठीक हुआ है कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।